हेलो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है कॉनकेव स्फेरिकल सरफेस से हमें क्या पढ़ना है, रिफ्रैक्शन। ठीक है ना, याद रखना, कॉनकेव स्फेरिकल सरफेस से हमें क्या पढ़ना है, रिफ्रैक्शन। जिसके लिए हमें रिफ्रैक्शन फार्मूला को क्या करना है, ड्राइव। आप देख सकते हैं सामने ये रिफ्रैक्शन फार्मूला है, इस फार्मूले को हमें ड्राइव करना है। पिछले वीडियो में हमने कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस के लिए पढ़ा था ये रिफ्रैक्शन फार्मूला, और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कॉनकेव स्फेरिकल सरफेस के लिए। तो आप देखेंगे आपके सामने ये जो डायग्राम दिखाई दे रहा है, इसको बोलेंगे कॉनकेव स्फेरिकल सरफेस, क्योंकि ये स्फेरिकल जो सरफेस है वो कैसा हुआ है, अंदर की ओर दबा हुआ है। ठीक है ना, तो इस टाइप के सरफेस को अपन क्या बोलते हैं, कॉनकेव स्फेरिकल सरफेस। तो मैंने एक्स वाई एक कॉनकेव स्फेरिकल सरफेस लिया, जिसके राइट साइड में क्या है, डेंसर मीडियम, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैंने μ2 कंसीडर किया, और लेफ्ट में है ईयर मतलब रेयर मीडियम, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैंने माना μ1। अब आप देखेंगे कि P पोल होता है इसमें, और C होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर, और P और C से पास आउट होने वाली जो लाइन होती है उसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है ना, तो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर एक हमने ये ऑब्जेक्ट लिया, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रखा हुआ है। ठीक है ना, अब आप लोग ये भी जानते हैं कि पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर की जो बीच की डिस्टेंस होती है उसे R बोलते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर, और पोल से ऑब्जेक्ट तक का डिस्टेंस को अपन मानते हैं U। ठीक है ना, अब देखिएगा, जब भी किसी ऑब्जेक्ट का अपन को इमेज फाइंड आउट करना होता है तो मिनिमम उस ऑब्जेक्ट से हमें 2 रेज को पास आउट करना होता है। तो ये ऑब्जेक्ट है, इससे मैंने एक नॉर्मली लाइट रे इंसिडेंट की। ठीक है ना, नॉर्मली इस O से जाने वाली एक नॉर्मली इंसिडेंट लाइन मैंने ड्रॉ की या पास आउट की, जो विदाउट डेविएट क्या हो जाती है, सीधी इमर्जेंट हो जाती है। ठीक है ना, आप लोग जानते हैं कि जब कोई लाइट रे नॉर्मली इंसिडेंट होती है तो विदाउट डेविएट वो ये क्या हो जाती है, इमर्जेंट हो जाती है। अब एक दूसरी रे और लेते हैं जो उसे पास आउट होगी। तो एक लाइट रे मैंने कुछ इस प्रकार से इंसिडेंट की। ठीक है ना, ये लाइट रे इस प्रकार से इंसिडेंट की। यदि ये कोई मीडियम, एक ही मीडियम होता तो इस लाइट रे को कैसे जाना चाहिए था, कुछ ऐसे इस प्रकार से जाना चाहिए था, यदि एक ही मीडियम होता है ना। तो ये कौन सी रे है, यहाँ पर इंसिडेंट रे। सपोज दैट स्फेरिकल सरफेस के M पॉइंट पर क्या हुई, ये इंसिडेंट। ठीक है ना, M पॉइंट पर क्या हुई, ये इंसिडेंट। अब आप जानते हैं कि जब कोई लाइट रे रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में एंटर करती है ना, या ट्रेवल करती है, तो वो क्या टूवर्ड द नॉर्मल की ओर क्या हो जाती है, बेंड हो जाती है। तो इसके लिए हमें एक नॉर्मल खींचना होगा। नॉर्मल आप जानते हैं इंसिडेंट पॉइंट और सेंटर ऑफ कर्वेचर को जो मिलाने वाली, ज्वाइन करने वाली लाइन होती है, वो क्या होता है आपका, नॉर्मल। ठीक है ना, तो मैंने ये नॉर्मल बना दिया। अब आप जानते हैं कि नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में जो एंगल सबटेंड होता है उसे बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंट, जिसे I से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है ना, अब आप देखेंगे ये जो लाइट रे जाना चाहिए था इसको सीधा, ये डॉटेड लाइन आपको दिखाई दे रही है, ऐसे ही जाना चाहिए, लेकिन ऐसे ना जाके वो थोड़ी इस प्रकार से बेंड हो जाएगी। ये जो लाइट रे है, ये रिफ्रैक्टेड रे, वो नॉर्मल की ओर ऐसे, ये नॉर्मल की ओर ऐसे बेंड हो जाएगी। ठीक है ना, तो सपोज दैट ये कुछ इस प्रकार से बेंड हो जाएगी आपकी लाइट रे, कुछ इस प्रकार से ये लाइट रे क्या हो जाएगी, बेंड हो जाएगी। ठीक है ना, ये जो डॉटेड लाइन आपको दिखाई दे रही, जाना चाहिए था उसको ऐसा, लेकिन वो थोड़ा सा नॉर्मल की ओर ये क्या हो जाएगी, बेंड हो जाएगी। ठीक है ना, M इसका नाम दिया मैंने L। ठीक है ना, ML कहाँ बेंड हो जाएगी, आपका नॉर्मल की ओर। अब आप देखेंगे ये दोनों रिफ्लेक्टेड रे, ये दोनों की दोनों रिफ्लेक्टेड रे, यानी ML और ये वाली, ये दोनों एक दूसरे को कहीं इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। यदि हम इनको बैकवर्ड पीछे की ओर लाएं, अब पीछे की ओर लाएं तो ये कहाँ, इस पॉइंट पर क्या करेंगी, ये इंसिडेंट। तो यहाँ पर ये इसकी क्या बन जाएगी, इमेज। यहाँ पर क्या बन जाएगी, इसकी इमेज बन जाएगी। वो इमेज कैसी होगी, आपकी इमेज होगी आपकी वर्चुअल, क्योंकि ये
यहाँ डॉटेड लाइन बनाना चाहिए था मुझे। तो इमेज कैसी होगी, वर्चुअल, क्योंकि ये बैकवर्ड पीछे की ओर एक्चुअली मीट नहीं कर रही, ये बैकवर्ड पीछे की ओर मीट करती हुई अपीयर हो रही। तो यहाँ पर जो इमेज बनेगी ऑब्जेक्ट की वो बनेगी वर्चुअल इमेज, ठीक है ना। इसके लिए अब मैंने कंसीडर किया यहाँ पर पॉइंट ओ पर जो बनने वाला एंगल है वो अल्फा कंसीडर कर लिया, है ना, और इमेज पर बनने वाला जो एंगल है वो बीटा कंसीडर कर लिया, है ना, और सेंटर ऑफ कर्वेचर पर बनने वाला एंगल है वो मैंने गामा कंसीडर कर लिया, ठीक है ना। अब आप लोग जानते हैं कि जो पोल से इमेज तक का डिस्टेंस होता है वो होता है आपका v, क्या होता है v, और साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग ये सारी की सारी डिस्टेंस कैसी लेंगे अपन, नेगेटिव, क्योंकि ये पोल से किस साइड है, ये लेफ्ट साइड। तो r भी नेगेटिव होगा, यानी pc भी नेगेटिव होगा, v भी नेगेटिव होगा और u भी नेगेटिव होगा। रिफ्रैक्शन फॉर्मूला फाइंड आउट करने के लिए हमें एक नॉर्मल की ज़रूरत पड़ेगी परपेंडिकुलर की। तो मैंने पॉइंट M से एक नॉर्मल ड्रॉ कर लिया, ठीक है ना। इसका नाम दिया मैंने M, यहाँ पर नाम दिया मैंने N, ठीक है ना। ये नॉर्मल मैंने क्या कर लिया, इंसिडेंट कर लिया। अब अपन रिफ्रैक्शन फॉर्मूला को ड्राइव करेंगे, तो आगे देखिएगा आप लोग किस हिसाब से अपन ड्राइव करेंगे। अब देखेंगे आप लोग एक चीज़ और याद रखना, जो रिफ्रैक्टेड रे है ये रिफ्रैक्टेड रे है और ये नॉर्मल है। रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल सबटेंड होता है वो होता है आपका R, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो यहाँ पूरा का पूरा खेल I और R का है, ठीक है ना। I और R की अपन को वैल्यू फाइंड आउट कर लेनी है और स्नेल्स लॉ को अप्लाई कर देना है। देखिए ट्राइंगल MOC में, ठीक है ना, ये लिखा मैंने ट्राइंगल MOC में, इसमें लगाया मैंने बाय एक्सटीरियर एंगल थ्योरम। क्या होती है एक्सटीरियर एंगल थ्योरम, जो एक्सटीरियर एंगल है, देखिए ज़रा MOC के लिए जो एक्सटीरियर एंगल क्या बनेगा आपका, गामा बनेगा, जिसे एक्सटीरियर एंगल बोलते हैं। ये किसके इक्वल होगा, द सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल। तो एल्फा और आई के इक्वल होगा, ये किसके इक्वल होगा, एल्फा प्लस आई के। जैसे कि मैंने बोला आई की वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो आई इक्वल क्या होगा, यहाँ पर आई इक्वल होगा गामा माइनस एल्फा। अब यदि एल्फा और गामा की वैल्यू बहुत ही कम है तो एल्फा होगा 10 अल्फा के बराबर और गामा होगा 10 गामा के बराबर। यहाँ लिखेंगे इफ गामा एंड एल्फा इज वेरी स्मॉल, यदि गामा और एल्फा ये एंगल बहुत छोटे हैं, देन तब हम उसको क्या लिख सकते हैं, गामा को लिख सकते हैं अप्रोक्सीमेटली 10 गामा के इक्वल, और जो आपका एल्फा है वो अप्रोक्सीमेटली किसके इक्वल होगा, 10 एल्फा के। तो ये वैल्यू दोनों की दोनों यहाँ पुट कर देंगे अपन। तो आई इक्वल क्या बनेगा, देन आई इक्वल बनेगा गामा के प्लेस पर आ जाएगा 10 गामा, एल्फा के प्लेस पर आ जाएगा आपका 10 एल्फा। दिस इक्वेशन नंबर ये बन गया आपका फर्स्ट। ये यहाँ से हमने किसकी वैल्यू फाइंड आउट कर ली, आई की। अगेन लगाना है। अब किस ट्राइंगल में लेना है, इन ट्राइंगल अभी एल्फा और आई के लिए लिया था, अब अपन बीटा और आर के लिए लेंगे। तो कौन सा ट्राइंगल होगा, MIC, ट्राइंगल MIC। इसमें भी वही क्या लगाएंगे, बाय एक्सटीरियर एंगल थ्योरम। तो इसके लिए भी एक्सटीरियर एंगल क्या बनेगा, गामा किसके इक्वल होगा, बीटा प्लस आर के। ये मैंने लिखा बीटा प्लस आर के। यहाँ से आर की वैल्यू निकाल लीजिए। तो आर क्या होगा आपका, आर इक्वल होगा यहाँ पर गामा माइनस बीटा। वैसे वही लिखना है, गामा और बीटा की वैल्यू बहुत कम है, तो गामा के प्लेस पर क्या लिखूंगा मैं, गामा के प्लेस पर लिखूंगा 10 गामा, माइनस बीटा के प्लेस पर क्या लिखूंगा मैं, 10 बीटा। ये हमने आर की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, इसको दिया इक्वेशन नंबर हमने सेकंड। आई की वैल्यू फाइंड आउट हो गई और आर की वैल्यू। अब लगाएंगे इसमें बाय स्नेल्स लॉ। तो लगाए बाय स्नेल्स लॉ। क्या होता है स्नेल्स लॉ, स्नेल्स लॉ होता है जो पहला मीडियम है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 इंटू,
और एंगल ऑफ इंसिडेंट का साइन, यानी ये बनेगा साइन आई इक्वल सेकंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 इंटू एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का साइन, तो ये लिखा मैंने साइन आर। अब इस इक्वेशन में अपन को आई और आर की वैल्यू अपन को पुट कर देना, लेकिन पुट करने से पहले अगेन लिख सकता हूँ मैं, यदि आई और आर, यदि एंगल आई और एंगल आर बहुत छोटे हैं, है ना, वेरी स्मॉल, तो साइन आई को ओनली आई से रिप्लेस करूँगा और साइन आर को केवल आर लिख सकता हूँ। तो ये बनेगा μ1 इंटू आई इक्वल μ2 इंटू आर। ये इक्वेशन बन गया आपका थर्ड। इस थर्ड इक्वेशन में अपन को किसकी वैल्यू पुट कर देना है, आई और आर की। तो आगे देखिए आप लोग बच्चों, वैल्यू पुट कीजिए। μ1 के प्लेस पर मैंने μ1 इंटू आई के प्लेस पर इक्वेशन फर्स्ट से, है ना, इक्वेशन फर्स्ट में क्या था, टेन गामा माइनस टेन एल्फा इक्वल ये μ2 मैंने क्या लिखा, सेम लिखा, इंटू आर के प्लेस पर इक्वेशन सेकंड से टेन गामा माइनस टेन, ये बनेगा आपका बीटा, टेन गामा माइनस टेन बीटा, ठीक है ना। वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पर, इसको दे दिया मैंने इक्वेशन नंबर, ये दे दिया इक्वेशन नंबर थर्ड था, तो ये बन गया अपना 4, ठीक है ना। अब हमें टेन अल्फा, टेन बीटा और टेन गामा की वैल्यू फाइंड आउट करना है। किसकी, टेन अल्फा की, है ना, टेन बीटा की और टेन गामा की। तो डायग्राम से अपन देखेंगे, है ना, जो टेन अल्फा होगा डायग्राम में, उसके लिए ट्राइंगल क्या बनेगा, MON, बीटा के लिए MIN और गामा के लिए MCN, ठीक है ना। तो आप देख सकते हैं ट्राइंगल मैंने बता दिया, आप लोग लिख सकते हैं। ये कौन से ट्राइंगल में कहलाएगा आपका, ये कौन से ट्राइंगल में कहलाएगा आपका कहलाएगा MON में, ठीक है ना। ये कौन से ट्राइंगल में कहलाएगा आपका, ये ट्राइंगल बोलूँगा मैं MIN में। ये कौन सा ट्राइंगल होगा गामा के लिए, MC और N में, ठीक है ना। ये अपन डायग्राम से देखेंगे। तो अल्फा देखेंगे, टेन अल्फा परपेंडिकुलर क्या कहलाएगा, MN/ON। आप डायग्राम से देख सकते हैं MN/ON। बीटा के लिए देखिए, बीटा के लिए परपेंडिकुलर MN/IN, MN/IN। गामा के लिए देखिए, गामा के लिए क्या बनेगा, MN/MC, MN/NC या CN, ठीक है ना। ये सारी की सारी वैल्यू अपन कहाँ पुट करेंगे, ये वैल्यू कहाँ पुट करेंगे, ये वैल्यू अपन कहाँ पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर 4 में। तो 4 देखिए ज़रा क्या है, μ1 इंटू गामा के प्लेस पर क्या लिखूँगा मैं, MN/CN माइनस अल्फा के प्लेस पर MN/ON, ठीक है ना, इक्वल ये लिखा मैंने μ2 इंटू गामा के प्लेस पर MN/CN माइनस बीटा के प्लेस पर क्या लिखना है, बीटा के प्लेस पर MN/IN। ये वैल्यू पुट कर ली। अब आप देख सकते हैं कि MN यहाँ से कॉमन आएगा और यहाँ से भी कॉमन, तो MN से MN क्या हो जाएगा, पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा। ऊपर बचेगा ये 1 है ना, यहाँ 1 तो μ1 का मल्टीप्लाई कर देंगे, μ1 का 1 में किया तो क्या आएगा, μ1/CN माइनस μ1/ON, ये आएगा μ2/CN माइनस μ2/I, और ये लिखा मैंने N, I ये आपका है N। अब आप देख सकते हैं यदि अपर्चर बहुत स्मॉल हो, है ना, स्फेरिकल सरफेस का अपर्चर बहुत स्मॉल हो, तो N जो पॉइंट है वो P के नियर होगा, वेरी नियर होगा। तो अपन N को किससे रिप्लेस कर देंगे, P से, ठीक है ना। तो यहाँ देखा मैंने, यहाँ लिखा μ1/, ये CN है तो इसको क्या लिखूँगा मैं, CP माइनस μ1/ON के प्लेस पर P, μ2CN के प्लेस पर P, μ2IN के प्लेस पर P। इसको सॉल्व करेंगे μ1। अब आप देख सकते हैं CP डायग्राम से, C से लेके P तक R है ना, I से लेके P तक V है और O से लेके P तक क्या है, U है।
यू वी आर, ये सारी की सारी वैल्यू कैसी रखना है, नेगेटिव। तो वैल्यू पुट कर दीजिए। पी सी पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है आपका, आर होता है, नेगेटिव होगा। म्यू वन ओ से पी मतलब पोल से लेके ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस होता है आपका माइनस यू। म्यू टू पोल से लेके सेंटर ऑफ कर्वेचर के डिस्टेंस क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर आर, माइनस म्यू टू पोल से लेके इमेज तक का डिस्टेंस क्या मानते हैं अपन, भी, है ना। ये क्या बना आपका, माइनस म्यू वन अपॉन आर, माइनस माइनस क्या बन जाएगा, प्लस म्यू वन अपॉन यू, ये इक्वल माइनस म्यू टू अपॉन क्या बना ये आर, माइनस माइनस ये क्या बन जाएगा, प्लस म्यू टू अपॉन भी। अब क्या करेंगे अपन, इस आर को उस साइड ले जाइए, ठीक है ना। तो ये आर आर वन साइड हो जाएगा, इसको अपन यहाँ ले आएंगे, ठीक है ना। तो आप देखेंगे ये म्यू टू अपॉन भी यहाँ आएगा, तो किसका हो जाएगा ये, म्यू टू अपॉन भी किसका हो जाएगा, ये माइनस का, तो इसको लिखा मैंने माइनस। और यहाँ पर ऑलरेडी क्या है, प्लस का म्यू वन अपॉन यू इक्वल, वहाँ पर क्या है, माइनस का म्यू टू अपॉन आर, और ये वहाँ जाएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का म्यू वन अपॉन आर। यहाँ से इसको पहले लिख दीजिए, ऐसे ही रहने दीजिए, म्यू टू अपॉन भी प्लस म्यू वन अपॉन यू इक्वल, यहाँ से आर ले लीजिए एलसीएम, तो क्या मिलेगा, माइनस का म्यू टू प्लस का म्यू वन। इस सारे इक्वेशन में माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्योंकि माइनस आगे अच्छा नहीं लगता। तो माइनस से किया तो जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव बन जाएगा, जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव बन जाएगा। तो ये बन जाएगा आपका पॉजिटिव, ये बन जाएगा आपका नेगेटिव इक्वल, ये बन जाएगा आपका पॉजिटिव और ये बन जाएगा आपका नेगेटिव। अपॉन में क्या है, आर। इसे बोलते हैं अपन रिफ्रैक्शन फॉर्मूला। आई होप आपको समझ में आया होगा। आप लोग चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए, है ना। वो जो समझ में ना आए वो आप लोग पूछ सकते हो। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, तब आपको समझ में अच्छे से आएगा। यदि जो समझ में ना आए तो आप कमेंट्स करके पूछ सकते हैं, ठीक है ना। थैंक यू, धन्यवाद।